राजस्थान की खबरों के लिए चलते हैं जयपुर, जहां मौजूद हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोहरा। नमस्कार पंकज जी। आज अखबारों की सुर्खियों में है जो राजनीति हो रही है बसों को लाने प्रवेश करने देने पर प्रवासी मजदूरों के लिए। राजस्थान सरकार स्पेशल बसेस चला रही है और प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव ने 1000 बसों का जो ऑफर दिया था यूपी सरकार को, उस पर यूपी सरकार ने शुरुआती टालमटोल के बाद मंजूरी तो दे दी, लेकिन बसों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो हम शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। इसमें राजस्थान की खबर है कि स्टेट बिगिंस स्पेशल श्रमिक बसेस टू टेक माइग्रेंट वर्कर्स होम। तो सरकार का कहना है कि केवल ट्रेन से ये संभव नहीं है कि सारे श्रमिक चले जाएं, तो जो पास के स्टेट्स हैं जैसे यूपी, हरियाणा, एमपी, वहां पे बसों के जरिए मजदूरों को भेजा जा रहा है। ये स्पेशल श्रमिक बसेस चलाई जा रही हैं। लेकिन जो दूसरे राज्यों से, खासकर जो दक्षिण से जो मजदूर आने हैं राजस्थान, उनको कहा जा रहा है कभी आप इंतजार कीजिए। राजस्थान स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नवीन जैन। उनका कहना है कि जब भी हमको होस्ट स्टेट से, यानी जहां पे राजस्थान के प्रवासी मजदूर हैं, वहां से मंजूरी मिल जाएगी, तब हम उनको भी लाने का प्रबंध करेंगे। और इस बीच ये केंद्र सरकार का फैसला है कि वो 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाएंगी। और अब तक तो केंद्र सरकार ये कहती आ रही थी कि राज्यों से अनुमति नहीं मिल रही है, और अब उसने फैसला किया है कि राज्यों की अनुमति के बिना ही ये श्रमिक स्पेशल्स चलाई जाएगी। तो ये टकराव का नया बिंदु बन रहा है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह है कि कल वहां पर यूपी बॉर्डर पर, यानी भरतपुर और मथुरा के पास में ये चलता रहा कि यूपी कांग्रेस की बसेस को प्रवेश नहीं दे रहा है। यूपी पुलिस के साथ झड़प भी हुई और उसमें धरने पर बैठ गए कांग्रेस के लोग। कांग्रेस के जो सचिव है प्रभारी राजस्थान के विवेक बंसल, उनको गिरफ्तार भी किया गया। और उसके बाद यूपी सरकार ने आरोप लगाया कि हमको जो नंबर भेजे गए वो बसों के, स्कूटर के नंबर थे, और कांग्रेस से कहा है कि बसों के नंबर भेजे हैं। हालांकि ये नंबर को लेकर के ज्यादा कुछ होना नहीं चाहिए था, जब बसें सामने खड़ी हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हम बात करते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से, उनसे लेते हैं कि अपडेट। रामस्वरूप, हमें ये बताइए कि ये जो कल विवाद हुआ उसके बाद आज ताजा स्थिति क्या है? क्या बसों को प्रवेश दिया जा रहा है या वो बसें अभी भी वहीं खड़ी हैं? देखिए, देर रात तक जो घटनाक्रम यूपी बॉर्डर पे हुआ है उसके बाद में स्थिति वही स्थिति है, यानी कि प्रवेश अभी तक किसी को दिया नहीं गया है। उल्टे उधर यूपी में जो है कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जो है उधर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और आज में पता चल रहा है कि देर रात को यहाँ पर भी प्रदेश कांग्रेस ने तैयारी की है और भरतपुर में शायद हो सकता है कि यूपी के कुछ अधिकारियों या नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। जहां तक ये श्रमिकों के ले जाने की बसों के नंबर की बात है, तो कल देर रात को जब सचिन पायलट से हमारी बात हुई थी, जब वो श्रमिक स्पेशल बसों को रवाना करना आए थे, तो उनका कहना था कि जितनी बसें के नंबर सही है उनको तो प्रवेश दे दिया जाए। जो बसें वहां खड़ी है तो वहां पर उनके हाथों हाथ ही नंबर जो है गाड़ी के वो नोट कर ले, ड्राइवर का नाम नोट कर ले, उसका आरसी गाड़ी की चेक कर ले, लाइसेंस देख ले। दिक्कत कहाँ है? उन्होंने कहा कि जानबूझकर ये यूपी सरकार जो है श्रमिकों की जो बसें भेजी जा रही है उनको जानबूझ के रोक रही है और राजनीति कर रही है। रामस्वरूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ। इधर एक तरफ राजनीति हो रही है प्रवासी मजदूरों को लाने ले जाने पर, और दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए आप। इसमें एक तरफ 1947 की तस्वीर है जिसमें किस तरीके से लोग पार्टीशन के दौरान इधर पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, और वही स्थिति इन्होंने आज कंपेयर किया है आज की इससे तस्वीर से, जिसमें मजदूर देखिए, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता, ट्रकों में किस तरह से ठूस के ये जा रहे हैं। ये इसमें बताया गया है ये रांची से हजारीबाग जा रही है, जिसमें मजदूर और इनके परिवार वो ट्रक में जा रहे हैं, क्योंकि बसों की और कोई व्यवस्था नहीं है। ये आपको साम्यता दिखाई है 1947 और 2020 की, कि 73 साल बाद भी कोई परिवर्तन स्थिति में नहीं आया। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी ने विपक्ष के नेताओं की एक बैठक बुलाई है। ये शुक्रवार को होगी और 18 पार्टियों को इसमें न्योता दिया गया है।
इसमें तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, एनसीपी के शरद पवार, डीएमके के एमके स्टालिन, और इसमें जिन बिंदुओं पर चर्चा हो रही है उसमें कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार के प्रयास और केंद्र सरकार जो श्रम कानूनों में लगातार बदलाव ला रही है और विपक्ष को विश्वास में नहीं ले रही है, और विपक्ष जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है मदद प्रवासी मजदूरों वगैरह की, तो विपक्ष के नेताओं को जो गिरफ्तार किया जा रहा है, जैसे यूपी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू को गिरफ्तार किया गया, प्रभारी सचिव राजस्थान के विवेक बंसल के खिलाफ पेश किया गया, उसको लेकर के ये मीटिंग बुलाई गई है। और इसमें एक मुद्दा ये भी है कि संसदीय समितियों की बैठक भी नहीं हो रही है। अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छूट का दायरा बढ़ाया है। अब मॉल्स में जो ऑफिस और जो ऑफिस है वो खुल सकेंगे और स्कूल कॉलेज भी गैर शैक्षणिक कामों के लिए खुल सकते हैं, लेकिन उनको सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। ये फैसला लिया गया है कल सीएम आवास पर जो मीटिंग हुई उसमें। इसके अलावा पैदल घर लौट रहे श्रमिकों को ट्रेन और बस से भेजने के बारे में, उनके कैंप और भोजन आदि की व्यवस्थाओं पर भी इसमें चर्चा हुई है। और ये है कि डेंटल क्लिनिक जो है उनको जोनवार खोलने की मंजूरी भी दी गई है। जो प्रदेश में कंटेनमेंट जोन है उनको छोड़कर डेंटल चिकित्सा क्लिनिक खोले जा सकते हैं। और प्रवासियों से संक्रमण को लेकर 11 जिलों में प्रभारी अधिकारी लगाए गए। ये तमाम खबरें इसमें दी गई है। अब लेते हैं हम अगली खबर। सरकार ने लॉकडाउन में ढील दे दी है, बाजार खुल गए हैं, लेकिन व्यापारियों को अभी ग्राहकों का इंतजार है। यह है पत्रिका की खबर। व्यापारियों को उम्मीद है लौटेंगे पुराने दिन, अभी कुछ दिन करना होगा और इंतजार। बाजार तैयार, अब ग्राहकों का इंतजार, ये करके खबर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि जो वर्ल्ड सिटी है वो पूरी तरह बंद है और उसके बाहर भी सिर्फ 30-35% दुकानें खुली हैं और उनमें भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं। ये देखिए टॉक रोड जो कि जयपुर की लाइफलाइन कह सकते हैं इसको, इसमें पसरा रहा सन्नाटा। इसके अलावा राजा पार्क जो कि बहुत बड़ा कमर्शियल हब है, वहां पे लिखा है कुछ ही दुकानों पर रौनक है। ये सारी इसने साइड में छोटी छोटी खबरें बड़ी खबर के साथ लगाई हैं। और इधर वैशाली नगर खातीपुरा में पुलिस ने दुकानें बंद कराई हैं। दरअसल हमने कल भी चर्चा की थी कि लोगों में बहुत असमंजस है, बहुत भ्रम की स्थिति है इस बंद को लेकर के कि क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा। तो ये ऊपर की खबर के बाद नीचे इन्होंने एक पुलिस अधिकारी का बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि गफलत में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो दुकानें बंद करवाई गई थी वो मॉल में थी और मॉल में दुकानों की अनुमति नहीं है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और ये है टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर। इसमें ये बताया गया है कि एक खबर तो है कि गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक पैकेज है वो दावा कर रही है कि उसने 10.5% जीडीपी का दिया है वो पैकेज, आर्थिक राहत। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ 1% है जीडीपी का। इसमें अलग अलग जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं, गोल्डमैन सैक्स, उसका कहना है कि 1.3% है। लाल ने बोला है 1.3% है। यूबीएस का कहना है कि ये सिर्फ 1.2% है। नोमुरा और बार्कलेस तो कहते हैं कि ये सिर्फ 0.75 या 8% है। दरअसल विपक्ष का भी यही आरोप है कि 20 लाख करोड़ देखने में बड़ा लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ इसमें 90% से ज्यादा तो कर्ज का प्रावधान है। जो वित्तीय राहत की जो उम्मीद थी वो करीबन 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं है। इसके साथ में आप एक खबर देखिए। ये बताया गया है कि जो 8 राज्य हैं देश के, वो देश का 60% जीडीपी वहां से आता है और वो रेड जोन में है, उनका एक बहुत बड़ा इलाका। और इस खबर के मुताबिक महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात ये डिपेंडेंट है इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर पे। तो इनको बहुत बड़ी क्राइसिस झेलनी पड़ रही है क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स जा रहे हैं वापस, तो ये इनके लिए मुश्किल हो रही है। दूसरा जो आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है, ये 3 स्टेट्स हैं, इनके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है। तो ये उस स्थिति से मुसीबत में है, वल्नरेबल इनको कहा गया है, क्योंकि रिस्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट की इन स्टेट्स में ज्यादा हो गई है। और ये बाकी इसमें कहा गया है कि जो इंडिया जो है वो एक 4th फेज के लॉकडाउन में आ गया है, जहां पे कि अब वायरस बढ़ रहा है, जैसे जैसे छूट दी जा रही है और वो ज्यादा मुसीबत कर सकता है। तो ये खबर है कि जो आर्थिक स्थिति देश की होने जा रही है, जो राज्यों को सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा आता है आर्थिक रेवेन्यू का, उसके बारे में।
अब हम लेते हैं एक और खबर। ये राजस्थान सरकार का एक पहल थी और इसमें देखिए उन्होंने मोबाइल ओपीडी वैन शुरू की थी, क्योंकि जो ज्यादातर हॉस्पिटल्स थे वो कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए आरक्षित कर दिए गए थे। तो जो सामान्य बीमारियां थी उनके मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा था, तो करीबन 450 मोबाइल ओपीडी वैन चलाई गई थी और उनमें मरीजों को अलग अलग स्थानों पर जाकर के और वो घोषणाएं करती थी और लोग वहां जाकर के उनको डॉक्टर्स को दिखा सकते थे, उनसे दवाएं ले सकते थे। तो 17,614 मरीजों को दवाएं दी गई है। 7 मई से 15 मई के बीच में ये इन लोगों को इलाज किया गया है। इसमें कफ एंड कोल्ड के 2,485 मामले थे, बुखार के 309, डायबिटीज के 666, हाइपरटेंशन के 675 और अन्य बीमारियों के करीबन 13,500 केस थे। और राज्य के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बोला है कि ये अभी तक 6 जिलों में ये सफल रहा है और अब ये उन 6 जिलों में शुरू की जाएगी जहां पे कि प्रवासी नागरिक ज्यादा आ रहे हैं और 120 के करीबन इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। इसको अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। और वहीं देखिए ये खबर है गुजरात से। तो गुजरात के विकास का मॉडल अब तक काफी देश में चर्चा में रहा है, लेकिन यहाँ पे कल एक खबर आई कि वहां पे फेक वेंटिलेटर्स चलाए जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि राजकोट में बताया गया है कि ब्रीदिंग apparatus धमन 1 which was termed of ventilator and considered a major success by the state। यहाँ पे ऐसी 1000 मशीनें लगाई गई और लेकिन कहा गया है कि ये वेंटिलेटर जो है वो दरअसल फेक थे। ये खबर इसकी है। तो एक तरफ हमने देखा है कि राजस्थान जो कि प्रोएक्टिव होकर काम कर रहा है और दूसरी तरफ ये गुजरात है जहां पे हमने विकास का मॉडल देखा और वहां पे हेल्थ सर्विसेज की क्या हालत है। तो ये थी सुर्खियां। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ आगे की खबरों के लिए।